नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक दृष्टि IAS संस्थान के UPSC और UPPCS के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और रेगुलर तरीके से आपको सारे पेपर मिलाए दिए जा रहे थे। इसके साथ ही ध्येय IAS संस्थान और विजन के भी पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। आज से हम लोग अगले संस्थान यानी संस्कृति IAS संस्थान के UPSC के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि UPSC के संस्कृति के मॉडल टेस्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? सेल्फ क्लाउड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इनके बनने में कपासी स्तरीय मेघों की भूमिका होती है। ओके, इसे टॉर्नेडो जैसे शक्तिशाली तूफानों की उत्पत्ति इससे टॉर्नेडो जैसे तूफानों की उत्पत्ति होती है। यह शीत एवं सघन वायु द्वारा गर्म वायु का विक्षेपण होता है। तो मित्रों, सेल्फ क्लाउड, जैसे आप समझ रहे होंगे क्लाउड यानी बादल, तो आगामी या ये शब्द कैसे अभी लाइमलाइट में आया, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये हाल ही में उत्तराखंड में देखे गए ऐसे बादलों को लेकर बनाया गया है, जिसके कारण ये लगता है कि अचानक ही तेज़ तूफान के साथ भीषण बारिश होगी, जैसा आपने 2013-14 12-13 में देखा था, उत्तराखंड में त्रासदी आई थी। तो इसी तरह से यहाँ पे दोबारा ऐसा मौसम बनने की क्या कंडीशंस बनी थी, यानी एक तरह से ये भीषण बारिश के साथ बने हुए बादल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है मित्रों? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इनके कपासी स्तर मेघों की भूमिका होती है। तो मैंने क्या कहा, ये बादल हैं और मेघ हैं, और कपासी स्तरीय मेघ वो मेघ जो भारी बारिश के कारण बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इनसे टॉर्नेडो जैसे शक्तिशाली तूफानों की उत्पत्ति होती है। तो टॉर्नेडो समुद्र में होता है, टॉर्नेडो यहाँ नहीं होता है, तो ये जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, शीत एवं सघन वायु द्वारा गर्म वायु का विक्षेपण होता है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, यानी दूसरा गलत है और पहला और तीसरा क्या है मित्रों, सही है। सेल्फ क्लाउड के बारे में और बात करें तो एक चौड़ा और निचला बादल होता है जो एक बड़े तूफान से पहले दिखाई देता है। सेल्फ क्लाउड आमतौर पर अपने आप में टॉर्नेडो या बेहद खतरनाक मौसम की परिघटना का खतरनाक मौसम का कारण नहीं बनते, वे अक्सर भारी बारिश का कारण बनते हैं। बात समझे आप? तो ये भारी बारिश का कारण बनेंगे, टॉर्नेडो नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला दूसरा सही है, यानी दो स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक नहीं, केवल दो, यानी बी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कास पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आग्नेय शैलों से निर्मित है। किससे निर्मित है? आग्नेय शैलों से निर्मित है। ठीक है, ठीक।
दूसरा, यह पूर्वी घाट शीर्षक के अंतर्गत यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में शामिल है। चौथा, इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और चौथा, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। तो कास पठार अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मित्रों महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जब महाराष्ट्र में स्थित हो गया तो चौथा तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। यह आग्नेय महाराष्ट्र में जितनी भी ज़्यादातर जो एरिया बना हुआ है, तो ये एरिया किसके कारण बना हुआ है? ये आग्नेय शैलों के ही द्वारा निर्मित है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र है तो पूर्वी घाट की कोई बात ही नहीं है, पश्चिमी घाट में होगा। और यूनेस्को की प्राकृतिक स्थल में तो ये शामिल है, लेकिन ये पूर्वी नहीं, कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। इसमें फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है उससे अलग ये फूलों की घाटी है। और यहाँ पे रुद्राक्ष कुल के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? फूलों की घाटी के तौर पर याद रखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा सही है, जबकि 2 और 4 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन यहाँ भी सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों के पास जनगणना का अधिकार नहीं है। ओके। अनुसूचित जाति आज़ादी के बाद हुई प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। भारत में आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं, तो मित्रों भारत में जैसे आप जानते हैं जनगणना का प्रारंभ सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था। ठीक है। और 1881 से इसे रेगुलर कर दिया गया था, यानी प्रत्येक 10 साल बाद क्या की जाएगी? जनगणना की जाएगी। ठीक है। तो राज्य सरकारों के पास जनगणना का अधिकार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा जनगणना है वो हमारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आज़ादी के बाद प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। बिल्कुल बात सही है, इसमें भी कतई कोई गलती नहीं है। तीसरी, भारत में आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? यानी यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। यानी स्टेटमेंट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। मलिमत समिति, सेकटकर समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, रणवीर सिंह समिति। ठीक है। ये किसके लिए समितियां बनाई गई थी, इसके बारे में बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूरा देखते हैं क्या है। ये समितियां तो हो गई हैं। उपरोक्त में से कितनी समितियां आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के संबंधित हैं? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन सी समिति है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की बात कर रही है, तो जरा उसके बारे में पहले इन समितियों के गठन और इनके संबंध में बात करते हैं कि कौन कौन सी समिति किसके लिए बनाई गई थी। ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले देखते हैं, दोबारा से आते हैं, कौन सी समिति कब बनी इसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मलिमत समिति। तो मलिमत समिति जो है मित्रों वो 2000 में गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 2000 में गठित की गई थी और आपराधिक न्याय के लिए ये की गई थी। आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए इसको क्या किया गया था मित्रों? गठित किया गया था। सेटकर समिति के बारे में बात करें तो मित्रों सेटकर समिति जो है वो 2016 में गठित की गई। कब की गई? 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने रिपोर्ट देने के बाद मित्रों ये बताया कि सेटकर समिति ने ये सशस्त्र सेना को, यानी जो आपके सैनिक हैं, सशस्त्र सैनिकों को युद्ध में दक्ष करने के लिए बताई थी।
क्या है, युद्ध में दक्ष के लिए इसने बताया था। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम, मलिमत समिति की। तो मलिमत समिति हमने क्या बताई थी, न्याय आपराधिक के लिए। ठीक है, और ये सशस्त्र सेना के लिए, ये सशस्त्र सैनिकों के लिए बनाई गई थी, उनकी न्याय पद्धति के लिए। दिनेश गोस्वामी की समिति के बारे में बात करें तो ये 1990 में चुनाव सुधार के लिए बनाई गई थी। किसके लिए, चुनाव सुधार के लिए बनाई गई थी। और रणवीर सिंह समिति की बात करें तो रणवीर सिंह समिति 2020 में, कब, 2020 में किसके लिए बनाई गई थी मित्रों, तो ये आपराधिक कानूनों के लिए बनाई गई थी। किसके लिए, आपराधिक कानूनों के लिए। तो यहाँ पर मलिमत और रणवीर समिति है जो आपके न्याय संबंधी है, यानी दो समितियां हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखते हैं उपरोक्त में से कितनी समितियां आपराधिक न्याय से संबंधित हैं, तो 2 हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है 5, इसे समझते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRP वायु प्रदूषण के लिए जो है उपायों से संबंधित एक समूह है जो राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए कार्रवाई करती है। यानी राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता पर कार्रवाई के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात की गई है, बिल्कुल सही है। इसे वर्ष 2017 में, कब, वर्ष 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या किया गया था, गठित किया गया था। 86 के तहत अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये वर्ष 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए गठित तो की गई थी, लेकिन 1986 से इसका कोई मतलब नहीं है। इसको जो गठित करने की, अगर हम अधिसूचित करने की बात करें, तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 के तहत, इसमें क्या हुआ था, इसमें मित्रों जो ये बात की गई थी 1986 की, अधिसूचित किया गया है पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको ऐसा करने के लिए गठित किया गया था, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तीसरे पे आओ, इसका क्रियान्वयन पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि इसके क्रियान्वयन के बारे में, तो इसका क्रियान्वयन वर्ष 2021 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, न कि इसके द्वारा। किसके द्वारा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा, यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वायु क्रियान्वयन पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी ऑप्शन जो 3 है हमारा स्टेटमेंट, वो भी क्या है, निहायत ही गलत है। तो यहाँ पर कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, एक ही हमारी सही है। तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। 2 मध्य अटलांटिक कटक में प्लूटो के अभिसारी गति के कारण हॉटस्पॉट का निर्माण होता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2, कथन 1 का सही व्याख्या है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या बात की जा रही है, आइसलैंड यूरोप सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भूकंपीय झटकों में अगर हम बात करें, आइसलैंड में 24 घंटे में करीब 2200 क्या होते हैं, भूकंप झटके महसूस किए गए। यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मध्य अटलांटिक प्लेटों के अभिसारी गति के कारण हॉटस्पॉट का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि जो हॉटस्पॉट या इस जगह ऐसा क्यों हुआ है, तो इसके मतलब यहाँ पर अभिसारी गति नहीं है, बल्कि ये गति कैसी है, अपसारी गति के कारण ऐसा
हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो कथन एक सही है किंतु दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूर्णतः उत्तरदायी शासन के सिद्धांत पर आधारित मौलिक अधिकारों का प्रबंधन, संविधान के संघीय प्रकृति, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्वीकृति, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी विशेषताएं यहाँ पर क्या हैं, संबंधित हैं, तो पूर्णतः उत्तरदायी शासन के सिद्धांत पर आधारित मौलिक अधिकारों का प्रबंधन, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी इनमें बातें थीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसके अनुसार मौलिक अधिकारों, संविधान की संघीय प्रकृति, ठीक है, कौन कौन सी बातें इनमें से अपनाई गई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की गई थी कि भारत को एक अधिराज्य बनाने की बात की गई थी। क्या दिया गया था, अधिराज्य बनाने, यानी डोमिनियन स्टेट की बात मानी गई थी। दूसरी, मूल अधिकारों की बात मानी गई थी, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो क्या किया गया था, संविधान के स्वरूप का एकात्मक रखा गया था, यानी रखा जिसके अंतर्गत विदेशी मामले, संविधान का संघीय प्रकृति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों तो सही हैं, बल्कि ये दोनों सही नहीं हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखते हैं। क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। शब्दावली है तुरुनमट्टुकनी बी कुरुवेई, ठीक है। तुरुनमट्टु गैर ब्राह्मण कृषक को दी जाने वाली भूमि, कुरुवई की अगर हम बात करें तो ये चावल की एक किस्म होती थी। कदमाई के बारे में बात करें, प्रतिष्ठित समाज से बाहर का एक समूह होता था। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें, ये चोल साम्राज्य में दिए गए कुछ नाम हैं। तो तुरुनमट्टु की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे तो ये देवदान के लिए जानी जाती है, यानी मंदिर को दान जो भूमि दी जाती थी वो आपकी क्या कहलाती थी, तुरुनमट्टुकनी, ठीक है। कुरुवई की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में जो कुरुवई होता था ये आपके सर्दी मौसम में उगाए जाने वाले चावल की एक प्रकार की क्या है, किस्म है। तो कुरुवई हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पे अगला जो है आपका कदमई, कदमई क्या है यहाँ पे, तो मित्रों चोल शासन में जो भू राजस्व होता था उसको क्या कहा जाता था, कदमई कहा जाता था, प्रतिष्ठित समाज से बाहर का समूह। तो चोल साम्राज्य में भू राजस्व को कदमई कहा जाता था, जिसका वर्णन चोल के अभिलेखों में है। ये क्या होता था, भू राजस्व होती थी। क्या होता था, भू राजस्व होता था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक ही सही है और वो है कुरुवई, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन, यूरिया यौगिक, अमोनियम नाइट्रेट। तो उपरोक्त में से कितने क्लाउड सीडिंग के लिए संबंधित हैं। तो आईआईटी कानपुर द्वारा क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, ठीक है। तो इन संचालन में क्या हुआ, 8 रसायनों, सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, यूरिया यौगिक, इसको क्या किया गया, इसका क्लाउड सीडिंग की गई, यानी ये चारों उसमें क्या थे, शामिल थे। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। यानी कानपुर आईआईटी के द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से संबंधित, आजकल ईडी बहुत सुर्खियों में है, निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित संगठन है। इंटरपोल द्वारा भारत में इसे कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ईडी से संबंधित। तो मित्रों, ईडी जो है आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिए अधिदेशित एक संगठन है, ये बात बिल्कुल सही है। इंटरपोल द्वारा भारत में इसे कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो अगर हम बात करें इंटरपोल द्वारा भारत में इसे कानून, 195 देशों का एक संगठन है और इसे कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में नामित नहीं किया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में इंटरपोल में सीबीआई को संगठित किया गया है। ये बात क्या है? गलत है। तो कौन सा गलत होगा? बी ऑप्शन जो है हमारा गलत होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? सतह और गहरे जल के तापमान में वृद्धि, मध्य प्रशांत क्षेत्र में उष्ण आर्द्र स्थिति का निर्माण, ला नीना मोडिकी के प्रभाव में वृद्धि, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शुष्क शीत परिस्थिति। उपरोक्त में से कितने कारक अरब सागर में चक्रवाती तूफानों की बारंबारता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें अरब सागर में जो चक्रवात हैं उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम करें, एल नीनो और मोडकी की जो परिघटना की आवृत्ति में प्रभाव में वृद्धि हो रही है, ये अरब सागर में क्या करती है? चक्रवात के तूफान के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके अलावा सतही और गहरे जल में तापमान की वृद्धि, ये भी इसके प्रभाव का कारण है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क शीत परिस्थिति, ला नीना और मोडिको का प्रभाव, ये भी सही है। मध्य और प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय स्थिति, ठीक है, यहाँ पर यदि देखें विनाशकारी तूफान गुजरात और राजस्थान में बहुत आए हैं। हालिया अध्ययन से 52% वृद्धि हुई है। भारत के पश्चिमी तट अधिक संवेदनशील हो गए हैं। अरब सागर में चक्रवाती तूफान के होने के कारण अरब सागर में समुद्री सतह जल और गहरे जल दोनों के तापमान में वृद्धि होने के कारण सही है। बढ़ता तापमान चक्रवातों को अधिक प्रबल बनाने के लिए बहुत अनुकूल है, जिससे चक्रवात लंबी अवधि और शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एल नीनो जो है वो मध्य प्रशांत और उष्ण आर्द्र पूर्वी पश्चिम, तो हम लोग देख रहे थे कि इसमें कौन कौन सा, एक तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, दूसरा मध्य प्रशांत ला मोडिनो आना, और तीसरा पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत में शुष्क स्थिति की परिस्थिति। तो इसके कारण हुआ क्या है? इसके कारण आपके चक्रवाती अरब सागर में तेजी से वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या कह रहा है। सारभूत रूप में विधि के समक्ष समता का क्या अभिप्राय है? विधि के समक्ष समता यानी रूल ऑफ इक्वलिटी अगेंस्ट लॉ। ठीक है, समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार, असमान परिस्थितियों में समता का व्यवहार, विशेषाधिकारों का अभाव, समान लोगों में एक समान विधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अनुच्छेद जो आपका 14 है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, तो उसके अंतर्गत उपबंधित है कि राज्य किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसी में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अभिव्यक्तियों में समरूप हैं, किंतु वास्तव में इनका अर्थ क्या है? भिन्न है। और भिन्न अर्थ का मतलब यहाँ पर ये है जिसमें विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति साधारण विधि न्यायालय में तहत सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार, अर्थात कोई व्यक्ति अमीर गरीब गैर आधिकारिक विधि से ऊपर नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें असमान परिस्थितियों में समता का व्यवहार, बिल्कुल नहीं। समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार, ये भी नहीं। और समान लोगों में एक समान विधि, नहीं। विशेषाधिकारों का अभाव इसमें किया गया है, ठीक है। इसका अभिप्राय क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव। इसका मतलब ये है कि सामाजिक, आर्थिक और न्याय की परिधि में जिनका उद्देश्य विधि और अवसर एवं न्याय की समानता को स्थापित करने की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए। वायरस एक है निपह वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, जापानी इन्फ्लुएंजा, अफ्रीकी स्वाइन बुखार। उपरोक्त में से कितने जूनोटिक रोग हैं, यानी कौन से आपके जेनेटिक्स रोग हैं? जूनोटिक रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक कीटाणुओं के कारण होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका निपह वायरस एक जूनोटिक रोग है जो उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जाने वाला एक फल चमगादड़ की प्रकृति के रूप में के लिए पशु भंडार है। निपा वायरस सुअरों के लोगों के पालन की बीमारी, जो लोग सुअर पालते हैं उनमें इसके इन्फेक्शन होने की ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा क्या करें? जापानी जो आपका इन्फ्लुएंजा है, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है यानी मस्तिष्क के सूजन से जुड़ा है और इसके गंभीर बीमारी यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। एशिया के बहुत बड़े हिस्से और भारत में इसका प्रकोप हर साल आता है, ठीक है। वेस्ट नाइल बुखार जूनोटिक बीमारी के प्रति लोग संवेदनशील होते हैं, यद्यपि अधिकांश इसके कोई लक्षण नहीं हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन स्वाइन बुखार जापानी वायरस मच्छरों से फैलने वाला वायरल है जो जूनोटिक बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीकी स्वाइन बुखार घरेलू मक्खी जंगली सूअरों को अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 100% तक पहुँच चुक सकती है। विश्व निकाय के अनुसार मानव विश्व स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं, लेकिन सूअरों की आबादी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम जूनोटिक रोग के बारे में बात करें तो निपह वायरस, वेस्ट नाइल वायरस और जापानी इन्फ्लुएंजा ये आपके जूनोटिक रोग हैं, जबकि अफ्रीकन स्वाइन बुखार जूनोटिक रोग नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ओक, जूनिपर, पाइन, बर्च उपयुक्त में से कितनी अल्पाइन क्षेत्र की वनस्पतियां हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी अल्पाइन क्षेत्र की वनस्पतियां हैं, तो मित्रों पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखते हैं ऐसा ही टुंड्रा की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो आपके अल्पाइन क्षेत्र की वनस्पतियाँ हैं उनमें कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण ये तो पशु हैं, ठीक है। लाल पांडा ये पशु हैं। और वनस्पति में बात रखें तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, ठीक है, वर्च, ठीक, ये हमारे क्या हैं जो आपके अल्पाइन क्षेत्र की हैं। जूनिपर, वर्च और आपके पाइन, ओक अल्पाइन क्षेत्र की वनस्पति नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने हैं? 3 हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पद और विवरण, काफला प्रणाली, परमाक्राइसिस, ग्रीन वॉशिंग, जलवायु कार्रवाई हेतु, भ्रामक दावे, विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला, प्रवासी श्रमिकों की नियुक्तियों के रूप में के मध्य संबंधों का विनिमय। उपरोक्त में से कितने युग्म जो हैं वो सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 2, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो काफला प्रणाली जो होती है वो जलवायु कार्रवाई हेतु भ्रामक दावे, इसके तहत कतर, सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में काम करने वाले विदेशी श्रमिक को किसी व्यक्ति या कंपनी के रूप में स्थानीय प्रायोजक की आवश्यकता होती है और नौकरी के बदले देश छोड़ने की अनुमति की आवश्यकता होती है। हाल ही में इन देशों की प्रणाली को ख़त्म किया गया है, यानी कफाला प्रणाली जलवायु की कार्रवाई हेतु भ्रामक दावे, ये बात बिल्कुल गलत है। परम क्राइसिस
क्या है? विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला है जो 2022 में इस शब्द को चुना गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है? परम क्राइसिस, ये परमा क्राइसिस। नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग की अगर हम बात करें, यह भ्रामक पर्यावरणीय दावों का ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ग्रीन वॉशिंग जलवायु कार्रवाई हेतु भ्रामक दावे हैं और ये आपका प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत है। तो कौन सा युग्म सही है? केवल ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया, क्या? दक्षिण पूर्व एशिया, विषुवतीय प्रदेश, मध्य अक्षांशों में पश्चिमी तटीय प्रदेश, एशिया में मानसूनों से प्रभावित तटीय प्रदेश, उपरोक्त में से कितने प्रदेशों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व एशिया यानी आपके साउथ ईस्ट एशिया में भी होती है, मध्य अक्षांशों में भी होती है और एशिया मानसून प्रभावित तटीय प्रदेशों में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? लूनी, रूपेन, सरस्वती, घग्गर, उपरोक्त में से कितनी नदियाँ अंतः स्थलीय हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो नदियां हैं वो अंतः स्थलीय हैं, यानी कुछ हद धरती पर रहने के बाद आगे जाके इस धरती के अंदर से बहती हैं, यानी विलीन हो जाती हैं। चाहे लूनी हो, चाहे सरस्वती हो, रूपैन हो, घग्गर हो, ये आपकी अंतः स्थलीय नदियां हैं। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है? उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है संविधान के प्राधिकार का स्रोत है, यह संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करता है, न्यायालय में इसके आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो उद्देशिका में अगर हम बात करें, केशवानंद भारती केस में भी आप देखते हैं उद्देशिका का ही सहारा लिया गया था, मुंबई नायक केस में भी उद्देशिका ही सहारा लिया गया था। यानी इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर या उसकी व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका यूज़ करती है। तो यहाँ पर अगर हम तीसरा देखें तो ये निर्णय का आधार नहीं, ये बात तो क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, संविधान का प्राधिकार स्रोत है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें संविधान का प्राधिकार का स्रोत है, यहाँ पे स्रोत प्राधिकार की बात यहाँ पर नहीं की गई है और विधिक निर्वाचन में सहायता करती है, तो हमेशा समय समय पर इसने सहायता की है। तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? सही होगा। आंसर हमारा क्या होगा? ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है? जैव विविधता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्तर पर एक आवास में औसत प्रजातीय विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, शैनन वीनर सूचकांक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करते हैं अल्फा जैव विविधता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्तर पर एक आवास में औसत प्रजातीय विविधता को दर्शाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अल्फा सूचकांक जो है वो जैव विविधता, स्थलीय और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी के बारे में बताता है। तो जैव विविधता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अल्फा सूचकांक हमारा सही हो जाएगा। बीटा के बारे में यदि हम बात करें, दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना संदर्भित होती है। गामा के बारे में बात करें तो यह क्षेत्र विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप होता है। और अल्फा मैंने क्या बताया? जैव विविधता को मापने के लिए स्थानीय स्तर पर आवास से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20? उसे देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसकी लैंडिंग साइट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से निर्धारित की गई है। इसने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का उपयोग किया है। इसके रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों ये जो तीनों कथन जो कहे गए हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर बेस्ड है, बिल्कुल सही है। ऑर्बिटर का उपयोग किया गया है, ये भी सही है। रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की है, ये भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, बिल्कुल सही हैं। यानी 20 के बाद 21 को देखते हैं। निम्नलिखित अनुदान मांगों पर मतदान, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। उपरोक्त में से कितनी राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों अनुदान मांगों पर मतदान, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो अनुदान मांगों पर मतदान जो है, ठीक है, वित्तीय मामलों में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को छोड़कर सामान्य संसद के दोनों सदन में समान शक्तियों का प्रदान की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मांगें उपयुक्त नहीं हैं? अनुदान मांगों पर मतदान, उपयुक्त में राज्यसभा के लिए अनन्य शक्तियाँ, अनुदान मांगों पर मतदान कोई मतलब नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन बिल्कुल, मंत्रिपरिषद के लिए अविश्वास प्रस्ताव ये भी गलत, क्योंकि इन दोनों के लिए शक्तियां राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में ज़्यादा हैं, ठीक है। किसमें है? लोकसभा में ज़्यादा है। और जबकि ये जो है यहाँ पर आर्टिकल 249 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की बात राज्यसभा के लिए स्पष्ट तौर पर कही गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन ए हमारा जो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? कार्य के मनोचित दशाओं के उपबंध में निम्नलिखित में किस भाग में वर्णित हैं? तो ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में, या डी उद्देशिका में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये बातें जो बात की गई है कार्य के मनोचित दशाओं के बारे में, ये आपके आर्टिकल किसमें की गई है? आर्टिकल 42 में की गई है। जब आर्टिकल 42 में की गई है तो 42 यानी 36 से लेकर 51 तक किसमें है? DPSP में है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कितनी लोकसभाओं की अनन्य शक्तियां हैं? कौन कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, इसके बारे में मित्रों क्या है हमें बताना है। किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है, सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों में आ सकता है, अनन्य शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन के बारे में बात करें, ठीक है, किसी सदस्य लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ, किसी संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, ये भी अनन्य शक्तियों में नहीं है। और सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव यदि हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75 निर्दिष्ट करता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। अनन्य शक्तियाँ सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, जिसका अभिप्राय मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसके पास लोकसभा में बहुमत है, ठीक है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। लोकसभा में से स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही यह लाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी मंत्री के सदस्य के विरुद्ध नहीं, ये सदस्य नहीं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध है, ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी क्या है हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24? देखते हैं।
जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। XC2 संरक्षण केवल कृत्रिम वातावरण में ही संभव है। वानस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान इन C2 संरक्षण के उदाहरण हैं। भारत में मगरमच्छों के लिए सफल XC2 संरक्षण कार्यक्रम किए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं, तो बात यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली जो बात की गई है, XC2 संरक्षण केवल कृत्रिम वातावरण में ही संभव है। XC2 क्या होती है, अगर इसको समझें तो ऐसा स्थान जो हमने जानवरों और वनस्पतियों के जो पारंपरिक स्थान है, जो नेचुरल प्लेस है, उसकी जगह किसी आर्टिफिशियल प्लेस पर बनाया गया हो। जिसका एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं बॉटेनिकल गार्डन जी प्लेसेस जैसे क्षेत्र, जैसे हम चिड़ियाघर ले सकते हैं इन XC2 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप। यह वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान इन C2 के उदाहरण हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान इन C2 के उदाहरण नहीं हैं, ये XC2 के उदाहरण हैं। XC2 के उदाहरण है, इन C2 के नहीं। इन C2 के आपके राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, सेंचुरी, ये आपके XC2 के हो जाएंगे। ठीक, मगरमच्छों का XC2 संरक्षण कार्यक्रम किए गए हैं, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दो बातें सही हो रही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है, हाल ही में खबरों में रहे लामा एवं ओरका शब्द निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करते हैं। लामा और ओरका के बारे में बात की गई है। तो ये जो शब्द हैं ये आपके निःशुल्क उपलब्ध एवं ओपन सोर्सेस AI भाषा मॉडल हैं, जो मानव पाठ संकेतों के आधार पर कंप्यूटर कोड लिख सकता है। ये पाइथन, जावा एवं C++ जैसी कोडिंग भाषाओं का समर्थन करते हैं। तो क्या हैं ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भाषा मॉडल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है, संगठन है और उनके प्रमुख कार्य हैं। बताना है कौन से संगठन और उनके कार्य बिल्कुल सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन, तो इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो स्थायी रूप से प्रबंधित और कानूनी रूप से काटे गए उष्णकटिबंधीय वनों से प्राप्त उष्णकटिबंधीय लकड़ी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विस्तार और विविधीकरण के साथ साथ उष्णकटिबंधीय वनों के टिकाऊ प्रबंधन संरक्षण की वकालत करता है। उष्णकटिबंधीय संरक्षण और उसका संगठन की वकालत करना, यानी ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण, ठीक है। तो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण काष्ठ संगठन। तो ये पहला वाला तो हम लोगों ने देख लिया था, सही था बिल्कुल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण, तो वर्ल्ड लाइफ प्रकृति का संरक्षण जो सबसे बड़ा पुराना वैश्विक संगठन है, और इसमें पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति, ठीक है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ये भी हमारा क्या है, सही है। वेटलैंड इंटरनेशनल वन्य जीव व्यापारी निगरानी। वेटलैंड के बारे में यदि हम बात करें तो आर्द्र भूमि क्षेत्र है और गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड। ये मित्रों सही नहीं है। तो यहाँ पर कितने सही हैं, 2 सही हैं, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, 27 देखते हैं। यह 2 पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जिसमें जीवों एवं वनस्पतियों की विविधता होती है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जा सकती हैं जो दोनों तंत्रों से भिन्न हो सकती हैं। यह पारिस्थितिकी के रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ प्रदूषकों को भी अवशोषित करता है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी हैं, इकोटोन, निकेट या जैवमंडल या आवास। तो ये अगर आप समझते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये किसके बारे में बताया गया है। तो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, ठीक है। जैसे घास स्थल, वन क्षेत्र, आर्द्र भूमि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28, इसे देखते हैं।
हाँ, BS6 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, इसे देखते हैं। BS6 ईंधन में BS6 ईंधन की तुलना में कम वायु प्रदूषित 4 की तुलना में कम वायु प्रदूषित है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, ये हीरो मोटोकॉर्प BS6 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली दोपहिया निर्माता कंपनी थी। ये भी सही है। राष्ट्रव्यापी रूप से 2020 में इसे लागू कर दिया गया था। भारत में वर्तमान में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां BS6 वाहनों के उत्पादन कर रही हैं। तो ये मित्रों जो चारों बातें हैं ये पूर्णतः सही हैं और ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो डी ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये मापदंड भारत में अपनाए गए हैं और ऊपरी उत्सर्जन मानदंड 2000 से भारत उत्सर्जन विनिमय दर को कम करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है 29, तटीय, समुद्री और अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आवास संरक्षण को सुनिश्चित करना, वन्य जीव अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना और मानव संसाधन विकास की निगरानी करना, समन और अनुकूलन गतिविधियों की एकीकरण पर बल देना। उपरोक्त में से कौन सा राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2017 से 31 सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तटीय, समुद्री, अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के आवास संरक्षण को सुनिश्चित करना, ये बात बिल्कुल सही है। वन्य जीव अनुसंधान सुदृढ़ बनाना और मानव संसाधन विकास की निगरानी करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। समन और अनुकूलन गतिविधियों को एकीकरण पर बल, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30, इसे देखते हैं। हाइग्रोग्लाइक्ट्रिसिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में आर्द्र वायु का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। ओके, यह छोटे कंप्यूटर एवं सेंसर उपकरणों को विद्युत आपूर्ति करने का उपयोग करता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो आर्द्र वायु में विद्युत उत्पादन की तकनीक है और वायु में नमी की निरंतर उपलब्धता के कारण इसके भविष्य में नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा के रूप में बनाने की संभावना है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल क्या है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल क्या है मित्रों, सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31, इसे समझते हैं। महाअधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, महाअधिवक्ता राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। मंत्रिमंडल के बदलने से इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। तो महाअधिवक्ता के बारे में यदि हम बात करें तो आपके अनुच्छेद 165 में इसके बारे में बात की गई है और इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता, इसकी नियुक्ति आपके गवर्नर करते हैं। यानी पहली बात बिल्कुल गलत। गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहता है, इसकी भी बात बिल्कुल गलत। पारिश्रमिक विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी एक बात यहां पर सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संचार संबंधी समस्याएं, वन्य जीवों पर प्रभाव, नींद संबंधी विकार, हृदय संबंधी समस्याएं, उपरोक्त में से कौन से ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में यदि हम बात करें तो संचार संबंधी समस्याएं ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्कुल है। वन्य जीवों पर प्रभाव ध्वनि प्रदूषण का पड़ता है, ठीक है। नींद संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण के कारण है। हृदय संबंधी समस्याएं ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, डी जो है हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में देरी, धातुओं के निक्षालन में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बढ़ोतरी, उपरोक्त में से कौन से अम्लीय वर्षा के प्रभाव हैं? तो अम्लीय वर्षा के संबंध में अगर हम बात यहाँ पर करेंगे मित्रों तो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर जरा देखें। मृदा कार्बनिक अपघटन में देरी, बिल्कुल बात सही है। धातुओं का निक्षालन, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बढ़ोतरी नहीं, इसमें कमी आ जाती है, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। तो कौन सी बातें सही हैं, 1 और 2 सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, प्रवास और स्पर्धा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर
चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर जो है वो चुनना है और बताना है यहाँ पर कौन सी बातें बिल्कुल सही क्रम होगा। तो यदि हम इनके समझ लें, वनस्पति रहित जो प्रक्रिया है, अनुक्रमण प्रक्रिया 1916 में क्लीमेंट्स ने प्रस्तुत की थी, जो क्या है, वनस्पति रहित। सर्वप्रथम किसी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है, फिर उसके बाद प्रवासन यानी माइग्रेशन होता है, फिर उसके बाद आस्थापन होता है। ठीक है, क्या होता है, आस्थापन यानी सबसे पहले प्रवास फिर आस्थापन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पर्धा, उसके बाद क्या होती है, स्पर्धा यानी कंपटीशन। ये बात सही है, 4-1-5 4-1-5। फिर उसके बाद होता है आपका क्या है, उसके बाद स्पर्धा के बाद रिएक्शन। क्या है मित्रों, रिएक्शन। और रिएक्शन के बाद क्या होगा, रिएक्शन के बाद आपका स्थिरीकरण, यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी सही आ रहा है। तो क्या समझे आप मित्रों, तो ये जो दिया है अनुक्रमण की अवस्थाएं 1916 में आई थी। कब आई थी, 1916 में। और किसके द्वारा, क्लीमेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा, क्लीमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35, इसे देखते हैं। वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना विश्व बैंक समूह द्वारा की गई। भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया इसके चैंपियंस ग्रुप में शामिल हैं। इसका गठन खाद्य सुरक्षा, वित्त और ऊर्जा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु किया गया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही होंगे। तो बात यहाँ पर करते हैं, इसकी स्थापना विश्व बैंक समूह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विश्व बैंक वैश्विक संकट प्रतिक्रिया GRC मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें UNO के समूह द्वारा है, विश्व बैंक नहीं, यानी ये आपका गलत हो जाएगा। भारत, बांग्लादेश चैंपियन ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इस गठन की खाद्य सुरक्षा के संबंध में यदि हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा, वित्त, ऊर्जा संबंधी समाधान हेतु किया गया है। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो कितने कथन सही हैं, बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्नों के सदन में लिखित उत्तर दिए जाते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। अल्प सूचना प्रश्न केवल सरकारी सदस्यों द्वारा ही पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से क्वेश्चन स्टेटमेंट सही हैं, तो तारांकित प्रश्न सदन में मौखिक तौर पर उत्तर दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों के मौखिक तौर पर तथा सदस्यों द्वारा पूछने पर उन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी पहली बात गलत है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्य आवर यानी 0 आवर कहलाता है। किसी अवलंबनीय लोक महत्व के मामले में संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और ये 10 दिन की अवधि से कम अवधि की सूचना देकर पूछे जाते हैं। सरकारी सदस्य के द्वारा ही पूछे जाएंगे, यानी ऑप्शन जो है 3 सही है, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37, इसे समझते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है और बताना है कौन सा वन्य जीव यहाँ पर सही सुमेलित है। तो सबसे पहले है नेंगंगपुई अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य मित्रों कहाँ पर है, ये अभ्यारण्य मिजोरम में है। कहाँ पर है, मिजोरम में, असम में नहीं है। पखुई के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो पखुई है आपका मित्रों, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल सही है। गुमटी के बारे में बात करें तो गुमटी अभ्यारण्य जो है मित्रों वो आपका कहाँ पर है, वो आपका अभ्यारण्य जो है मित्रों वो 1988 में स्थापित किया गया था। 390 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, और ये आपका असम में स्थित है, यानी ये भी आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता
प्रकाश का घनत्व कहलाता है। जल में प्रकाश की गति वायु की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ पर यदि बात करें, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है युग्म, उसको समझिए। लोक लेखा समिति सार्वजनिक व्यय की जांच करती है। सार्वजनिक उद्यम समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों लेखांकन की जांच करती है। नियम समिति की अगर हम बात करें तो ये विधायी और अन्य कार्यों हेतु नियत समय की सिफारिश करती है। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति के बारे में जो बात की गई है वो बिल्कुल सही है, सार्वजनिक व्ययों की जांच करती है, यानी जो CAG रिपोर्ट आती है उसकी जांच एक संसदीय समिति करती है जो आपकी लोक लेखा समिति होती है। सार्वजनिक उपक्रम क्रम की समिति के बारे में बात करें तो सरकारी उपक्रमों में होती हैं। अगर इनके हम सदस्यों की बात कर लें तो इसमें सदस्य 22 होते हैं। लोक लेखा समिति में अगर हम बात करें तो इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 और 7, और इसमें भी 15 और 7। ठीक है, नियम समिति के बारे में बात करें तो ये नियम समिति का जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल गलत है। 15 सदस्य होते हैं और जिनमें अध्यक्ष भी शामिल है। इस समिति में पदेन सभापति के कार्य सदन की प्रक्रिया के संचालन करने संबंधी है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक न्यूनतम कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इसकी पहल विश्व आर्थिक मंच द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें तो इसकी पहल विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, G7 के सदस्यों के द्वारा की गई थी, यानी पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखें कि इसमें कॉरपोरेट आय 15% न्यूनतम कर लगाने का प्रस्ताव है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, देखते हैं 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। 41 उसे देखते हैं। लेंस की वक्रता अधिक होना, लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, तो ये कोई बीमारी है, उससे संबंधित बातें यहाँ पर की गई हैं। देखते हैं क्या कहा गया है इसमें आगे। उपरोक्त में से कितने दूरदृष्टि दोष के कारण हैं। तो मित्रों, दूरदृष्टि दोष के कारणों में अगर हम बात करें तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना ये दूरदृष्टि दोष का क्या है, एक कारण है। फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना ये भी एक कारण है। ठीक है, केंद्र लेंस की निकट दृष्टि दोष में वक्रता अधिक होती है। किस में होती है, निकट में होती है, दूर में नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं, दो बातें दूरदृष्टि दोष से संबंधित क्या हैं, सही हैं। तो यहीं पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, दो बातें सही हैं, फोकस दूरी अधिक हो जाना और क्या कहते हैं उसके गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा संयुक्त अधिवेशन का बुलाना और किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कितने सही हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश संविधान संशोधन के लिए आवश्यक जो है वो नहीं है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का विचार भी नहीं, किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य का पुनः स्थापित संयुक्त रूप से कितने सही है संविधान संशोधन के उपरोक्त में से, तो केवल एक सही है 368 की प्रक्रिया से। ठीक है, कौन सा एक सही है, और वो अंतिम वाला जो है वो सही होगा। कौन सा होगा, किसी मंत्री गैर सरकारी संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश नहीं है, यानी ऑप्शन एक हमारा क्या होगा, ठीक, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43
43 पर। क्या कह रहा है 43, उसे देखते हैं। स्वयं की प्रतिकृति बनाने में सक्षम, संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर, तीव्र परिवर्तन की संभावना, किसी अणु के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त में से कितने मानदंडों का पूर्ण होना आवश्यक है। तो अगर हम यहाँ पे मानदंडों की बारे में बात करें तो मित्रों कितने मानदंडों का पूर्ण होना आवश्यक है, तो अपनी प्रकृति बनाने में सक्षम, ये मानदंड पूर्ण होना आवश्यक है। संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, ये मानदंड किसी अणु के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तीव्र परिवर्तन की संभावना, ये बात सही नहीं है। तो कितनी बातें सही हैं? 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जेनेटिक संक्रामक रोग, लिम्फ नोड में सूजन, केवल नवजात शिशुओं में संक्रमण, बुबेनिक प्लेग के संदर्भ में कौन सा बातें सही हैं? तो बुबेनिक प्लेग एक घातक जेनेटिक रोग है, ठीक है, जेनेटिक रोग है, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में 50 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी 14वीं शताब्दी में, ठीक। इसके अलावा यदि हम बात करें निम्फलोइड्स बुबोज का कारण, इसके नाम क्या है? बुबोज है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नवजात शिशुओं में करता है, ये बात गलत है, वो शिशु, युवक सब में कर सकता है। तो कितने बातें सही हैं? 2 बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45? उसे देखते हैं हम लोग। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है उसे समझिए। इसकी परिपक्वता अवधि 2 वर्ष है, ठीक है। महिला सम्मान विचार पत्र की अगर हम बात करें तो इसकी परिपक्वता अवधि 2 वर्ष है, ठीक। इस बात की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी, केवल 18 वर्ष से अधिक महिलाएं, उम्र की महिलाएं ही इसमें खाता धारक होने के लिए पात्र हैं। तो बालिकाओं के समेत समस्त महिलाएं समावेशी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर 18 वर्ष की लिमिटेशन नहीं है। यह खाता केवल डाकघरों में ऐसा नहीं है, यह खाता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास भी है। इसके लिए निर्धारित ब्याज दर 7.5% है। ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने, तो कितना सही है? तो ये आपका 2 और बातें सही हैं, पहली और चौथी, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। नेक्स्ट क्या है 46, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवाना सिंड्रोम मानसिक विकार है, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों को उत्सर्जन वाले यांत्रिक उपकरण हवाना सिंड्रोम के संभावित कारक हैं। एक्टिव डेनियल सिस्टम, प्रोटोटाइप, माइक्रोवेव हथियार हैं। तो ये तीनों बातें क्या हैं? हवाना सिंड्रोम के लिए बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्युत का कुचालक है, यह कार्बन का पररूप है, यह स्टील की तुलना में अधिक मजबूत किंतु हल्का होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यदि हम यहाँ पर बात करें कितने कथन सही हैं, तो ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इसके विद्युत के कुचालक के बारे में बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक नहीं, ये बात गलत है। दूसरा, यह स्टील की तुलना में अधिक मजबूत किंतु हल्का होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कोयला खनन, आर्द्रभूमि, घरेलू जानवर, धान के खेत। तो यहाँ पर कौन सी गैस है? तो मित्रों ये तीनों गैसें आपकी CH4 यानी मीथेन में ये चारों पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? मीथेन, निम्नलिखित में से मीथेन के उत्सर्जक कौन है? तो मीथेन के उत्सर्जक चारों हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है? सेल विभाजन, ये विभाजित कोशिकाएं होती हैं। वयस्क स्टेम सेल को भ्रूण स्टेम सेल में बदला जा सकता है। ये कैंसर, थैलीसीमिया एवं अल्जाइमर के उपचार में सहायक हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं,
हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये स्टेम सेल के बारे में बात करें तो मित्रों स्टेम सेल कैंसर, थैलेसीमिया, अल्जाइमर इन सब के लिए उपयोगी हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विभाजित कोशिकाएं हैं, ये विभाजित कोशिकाएं नहीं हैं। वयस्क स्टेम सेल में भ्रूण स्टेम सेल में बदला जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? अभ्यास हैं और देश हैं। सॉल्वैक्स भारत और अमेरिका के बीच, सॉल्वैक्स अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच है, ठीक है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस के बारे में बात करें, सदर्न रेडीनेस के बारे में बात करें तो ये भारतीय नौसेना अमेरिका, इटली और ब्रिटेन के बीच हुआ है, यानी ये सही नहीं है। नोमैडिक एलिफेंट 23 के बारे में यदि हम बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है, ये सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। ये भारत, यूएसए, इटली इन सब देशों के साथ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिधीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क में मेरुरज्जु में निर्मित होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान में खान पान संबंधी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है? तो मित्रों मज्जु निर्मित होता है, ये बात गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में शामिल किए गए हैं? समाजवादी, संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता और बंधुत्व। तो यदि हम बात करें कौन कौन से शब्द इसमें शामिल किए गए हैं तो समाजवादी किया गया है, पंथनिरपेक्ष किया गया है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? बैसिलस थुरिनजियंस बीटी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीवाणु से निर्मित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जीवाणु से ही निर्मित होता है। पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इससे निर्मित विषाक्त प्रोटीन पौधों में सक्रिय रूप में रहता है, नहीं निष्क्रिय रूप में रहता है, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अग्नि बाण सॉर्टेड रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्णतः 3D प्रिंटेड एवं सेमी क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और कैरोसिन का उपयोग एक से अधिक उपग्रहों को ले जाने में सक्षम। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों विशेषताएं अग्नि बाण सॉर्टेड रॉकेट से संदर्भ सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55? उसे देखते हैं कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.3% बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 2.3% बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। केवल केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर सकती है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कर सकती हैं, ये बात क्या होगी? गलत होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या भारत में बाघों की सर्वाधिक आबादी कर्नाटक में है? तो भारत में सर्वाधिक बाघों की आबादी कर्नाटक में नहीं मध्य प्रदेश में है, ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। विश्व का लगभग 75% बाघ भारत में पाई जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी दो कथन सही हैं। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही होगा दो कथन वाला। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रासायन उपस्थित पैराबेन क्रीम, थैलेट्स, इत्र, सोडियम लॉरेल सल्फेट, शैम्पू। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पैराबेन में क्रीम उपस्थित है, थैलेट्स में इत्र और इसमें शैम्पू। तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवतीय प्रदेश में वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा आंतरिक भागों में दैनिक तापांतर अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं।
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 58। क्या कह रहा है 58? ये है कथन एक, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण स्पष्ट वाताग्र प्रणाली से होता है। कथन 2, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्रों की अपेक्षा तीव्र गति से प्रवाहित होते हैं। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है 59? निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार कीजिए। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। तो राष्ट्रपति के अगर विचारों का निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद प्रत्येक राज्य विधानमंडल और राज्य निर्वाचन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधीक्षण, इसका काम राष्ट्र चुनाव आयोग का है। ठीक है। और 71 में उपबंध है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी और राष्ट्रपति के विवादों के निपटार ये दोनों ही नहीं करता, ये आपके सुप्रीम कोर्ट में निपटाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। हाल ही में खबरों में रहा टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन ए, मछली की एक प्रजाति, छिपकली की एक प्रजाति, बंदर की एक प्रजाति, मानव जीवाश्म। तो ये किससे संबंधित है? मछली की एक प्रजाति से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61? इसे समझते हैं। यह प्रदेश सन्मार्गी पवनों के कीटबंधीय महाद्वीपों समेत सीमांत क्षेत्रों में स्थित है। इसके अधिकतम भागों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ एक दिन के समय सूर्यातप सीधे भूपृष्ठ पर आता है एवं रात में इसके समय पार्थिव विकिरण को गुजरने के लिए कोई बाधा नहीं होती। उपरोक्त विशेषताओं को निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संविदेशों में संबंधित हैं? ए, विषुवतीय प्रदेश, दूसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, तीसरा आपका भूमध्य सागर या कोष्ण। तो ये विशेषता बताई गई है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या है? कथन एक, चेन्नई की अपेक्षा दिल्ली में वार्षिक तापांतर ज़्यादा है। ठीक है। मध्य अक्षांशों और महाद्वीपों में भागों में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो व्याख्या भी कर रहा है और ये कथन दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? झील और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। क्या है? यूट्रोफिक उथली और कम ऑक्सीजन युक्त झीलें होती हैं। यूट्रोफिक के बारे में बात बिल्कुल सही की गई है। ओलिगोट्रॉफिक के बारे में अगर हम बात करें तो ओलिगोट्रॉफिक इन झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। क्या होती है? पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। ये बात क्या है? गलत है। डिस्ट्रोफिक के बारे में बात करें, इसमें ह्यूमिक झीलें भी कहा जाता है। ये ऐसी झीलें जिनमें उच्च मात्रा में ह्यूमिक पदार्थ होते और कार्बनिक अम्ल होते हैं, जिनका पीएच मान आमतौर पर 4 से 6 के आसपास रहता है और ये इनके अम्लीय होने का कारण है। और यहाँ से ये अत्यधिक पीएच युक्त होती हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरा मैरोमेटिक्स, इसमें पानी की परतें होती हैं जो मिश्रित नहीं होती हैं। ठीक है। और इसमें स्थिरीकृत होती हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? 1 और 4, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि विभाग की स्थापना की बात बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसने काल में एकता व्यवस्था वंशानुगत हो गई थी। इसके काल में एकता व्यवस्था कृषि विभाग की स्थापना एफएसटी ने नहीं बल्कि एमबीटी ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसके काल में एकता व्यवस्था क्या हो गई थी? वंशानुगत हो गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। इसके काल में महिलाओं से भी जजिया वसूला गया था। इसके काल में ब्राह्मणों से जजिया वसूला गया था, महिलाओं से नहीं। तो कितना सही है? 1 सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
भारत में 6G अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत केवल निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। इसका लक्ष्य भारत में 30 तक 6G तकनीक सक्षम बनाना है। इससे 6G वायरलेस प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु नेक्स्ट जी अलायंस के साथ समझौता किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 6G प्रौद्योगिकी नवाचार बेंच किया गया और सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों से किया गया है। यहाँ पर सरकारी कंपनी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, पहला गलत। इसका लक्ष्य भारत में 2030 तक 6G बातें करना है, ये भी सही, ये भी सही और बी हमारा इस तरह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा कितनी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए थे? तो यदि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित करने की यहाँ पर बात हो तो महात्मा गांधी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक राजनीतिक संगठन है जिसका सास बिहारी बोस ने टोक्यो में किया था। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी से संबंधित है। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है। और यदि हम बात करें हरिजन महासंघ महात्मा गांधी ने अगर कब करें तो 1932 में इसकी स्थापना की थी। और अखिल भारतीय संघ की बात करें तो 1934 में इसकी स्थापना की थी। और बहिष्कृत ग्रामीण हितकारिणी सभा के बारे में बात करें तो ये BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ये गलत, कितने सही हैं? 2 हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मुगल काल भू राजस्व की निर्धारित रकम जमा कहलाती है। भू राजस्व की वसूली अमल गुजार करता है। फौजदार सैन्य विभाग का प्रधान होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? जमा कहलाती है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन के बारे में बात करें तो यह भू राजस्व वसूली अमल गुजार करता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। फौजदार सैन्य विभाग का प्रधान होता था। फौजदार के बारे में यदि हम बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक इकाई थी। फौजदार जो है वो मीर बख्शी कहा जाता था जो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है, अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ती है और ना ही इसके बारे में यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि वह ईसाई है, यहूदी है, मूर है अथवा नास्तिक। विजयनगर साम्राज्य में उक्त विवरण किस यात्री द्वारा किया गया था? तो ये यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आया था तो क्या है? डिमिंगो पाइस, नूनीज, बारबोसा या अर्धरज्जाक? तो ये है आपका बारबोसा। क्या है मित्रों? बारबोसा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवानी और निजामत अधिकारी कंपनी के पास कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूली कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करें दीवानी निजामत कंपनी के पास थे, बिल्कुल सही है। कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूली की जाती थी, ये बात गलत है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते थे। ठीक है, ठीक है। दीवानी बिल्कुल सही। हैरी वेलेस द्वारा इस प्रणाली की समाप्ति की गई। इसकी समाप्ति 1772 में की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये हैरी वेलेस नहीं थे, यानी तीसरा गलत, 2 सही। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। G20 सदस्य देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के सदस्य वैश्विक GDP के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के सदस्य वैश्विक व्यापार के लगभग 50% का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के सदस्य विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही होगा, जबकि दूसरा कथन गलत होगा। 50% प्रतिनिधित्व से अधिक करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्रेडिट रेटिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवेशकों के तथ्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। ये लेनदार के निर्णय चुकाने की संभावना को दर्शाता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों के बॉन्ड्स की बिक्री हेतु सक्षम बनाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यदि सरकार को अपने कुल व्यय के पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि करती है तो सरकारी ऋण देनदारियों में कमी आ सकती है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में सरकारी व्यय में वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है सही है, वृद्धि नहीं, यहाँ पर कमी होगी, और दूसरा गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73? उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक जमा में परिवर्तन करने की छूट कागजी मुद्रा के सिक्कों के समान मूल्य वर्ग जारी। ठीक है, सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट की देनदारी के रूप में सूचीबद्ध उपरोक्त में से कितने भारतीय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के संदर्भ में सही हैं? तो ये जो तीनों बातें की गई हैं सेंट्रल बैंक करेंसी से संबंधित, तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक को संदर्भित करता है? यह बुनियादी आयामों, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के में औसत उपलब्धि को मापता है। यह सूचकांक महिलाओं और पुरुषों के लिए HDI की गणना करता है। यह विकासशील देशों में लोगों को समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार का उपयोग कर लैंगिक असमानता की माप करता है। तो कौन सा सही होगा? पहला इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। निम्नलिखित में से किनका सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण सेवाएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसका है, तो ये है आपका व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाएं। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कितने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता में कमी के कारक हैं? बैंकों में ऋण वृद्धि, जमा वृद्धि, बीच असमानता, पूंजी खाते में साथ साथ चालू खाते के स्तर पर सब भुगतान संतुलन, घाटे में वृद्धि, ब्याज दरों एवं विनिमय दरों में स्थिरता, लोगों द्वारा विवेकाधीन खर्च में वृद्धि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में बात की गई है। तो मित्रों बैंकों की ऋण वृद्धि में जमा वृद्धि के बीच असमानता, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं? पूंजी खाते के साथ साथ चालू खाते, भुगतान खाते में वृद्धि, ये भी सही है। ब्याज दरों विनिमय दर स्थिर नहीं रहेगी, ये बात गलत है। लोगों के द्वारा विवेकाधीन खर्च में वृद्धि, लोगों के द्वारा विवेकाधीन खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, ये बात सही है। यानी निम्नलिखित बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी में 3 कथन यहाँ पर क्या हो गए हैं? सही हो गए हैं। ठीक है, देखते हैं उपरोक्त में से कितने सही हैं। सी हमारा सही होगा। 3 कथन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या कह रहा है 77? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, निर्यात में कमी, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, सरकार द्वारा आंतरिक ऋण भुगतान। उपरोक्त में से कौन से कारक मुद्रास्फीति की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर के कारण एक सार्वजनिक व्यय में वृद्धि है कारण, और सरकार द्वारा आंतरिक ऋण के भुगतान, ये दोनों नहीं हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है 78? इसे समझते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता, फर्मों में उत्पादों में विभेद, फर्मों में बाजार में स्वतंत्र प्रवेश में बहिर्गमन, उपयुक्त में से कितने पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के लक्षण हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता, ये प्रतिस्पर्धात्मकता की बात है। फर्मों के उत्पादों में विभेद
इसमें बात विभेद नहीं होता है। फर्मों के बाजारों स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, इसमें बात बिल्कुल सही है, फर्मों के बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के लक्षण है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा आधार प्रभाव को निर्दिष्ट करता है? यह वर्तमान मुद्रास्फीति दर की गणना पर विगत वर्ष की कीमतों का प्रभाव है। यह फसलों की विफलता के कारण आपूर्ति में तेजी से कमी का प्रभाव है। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण समस्त मांग की वृद्धि का प्रभाव है। यह किसी देश में चालू स्थिर मूल्यों का जीडीपी पर औसत प्रभाव है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, 80 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या है? परिशिष्ट वर्वन, एंगुरनूर, पुरनारू और नेत्तिपकरण उपरोक्त में से कौन से संगम ग्रंथ हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन एंगुनूर और पुरनोरू ये आपके संगम ग्रंथ हैं, जबकि नैतिकरण और परिशिष्ट पर्वन आपके संगम ग्रंथ नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विशुद्ध भारतीय परंपरा से संबंधित है। हुसैन शाह सरकी द्वारा ख्याल शैली श्रेणी प्रदान किया गया है। घराना कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रमुख विशेषता है। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तानी विशुद्ध संगीत भारतीय है, ये बात बिल्कुल गलत है। हुसैन शाह की सरकी द्वारा ख्याल संरक्षण प्रदान किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। कर्नाटक घराना संगीत शैली का प्रमुख विशेषता है, ये बात भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही होगा। कर्नाटक घराना सामान्य अर्थ कर्नाटक परंपरा कुटुंब होता है, किंतु संगीत का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ संगीत की विशेष शैली उत्पन्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, क्या कह रहा है 82, उसे समझते हैं। मुख्य मंदिर की सहायक मंदिर गृह गर्भगृह के द्वार पर नदी देवियों की प्रतिमाओं का अंकन, मंडपों में मसाना डिजाइन का प्रयोग, उड़ीसा, सोलंकी, पल्लव और उपशैलियाँ निम्नलिखित में से कितने स्थापत्य की नागर शैली के संदर्भ में सही हैं? तो नागर शैली के संदर्भ में यदि हम बात करें, संपूर्ण मंदिर एक चबूतरे पे बनाया जाता है नागर शैली में, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें कि गर्भगृह द्वार पर नदी और नदी देवियों और प्रतिमाओं का आंगन होता है, मुख्य द्वार साथ साथ सहायक मंदिर भी होते हैं, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, दूसरी बात, मंदिर में घुमावदार गुंबद जिसे शिखर कहा जाता है, ठीक है, शिखर के ऊपर गाड़ीदार, इस शैली के मंदिरों में गर्भगृह पर एक सभा भवन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे मंडप कहते हैं। गर्भगृह के द्वार की अगर हम यहाँ पर बात करें इस शैली के मंदिर आमतौर पर चार दीवारी से घिरे हुए नहीं होते हैं, किंतु उड़ीसा के नागर शैली फसमाना डिजाइन के बनाए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी उड़ीसा के सोलंकी पल्लव उप शैलियाँ हैं। तो नागर शैली में अगर हम बात करें तो शिखर अम्लक गाड़ीदार थालीनुमा होते हैं। ठीक, ठीक है, नागर में अगर हम बात करें कि गर्भगृह पर नदी देवियों और मिथुन की मूर्तियां लगाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पल्लव जो हम बात करते हैं ये आपके द्रविड़ शैली की हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 3 सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कठपुतली कला बताई गई है और ये वाले कुछ स्थल बताए गए हैं। ठीक है, तो जरा इनके बारे में देखते हैं कौन सी कला कहाँ है। कुंडेई उड़ीसा, बोमनलट्टा कर्नाटक, गोम्बेइट्टा तमिलनाडु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें धागा कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, तो कुंडेई जो कला है वो उड़ीसा में है, सही है। बोमनलट्टा के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में है, कहाँ पर है ये मित्रों, तमिलनाडु में है। गोम्बेइट्टा के बारे में बात करें, गोमेत्ता पुतलू नाच
के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, ये सही है, ठीक है। और गुमेट्टा के बारे में बात करें, गुमेट्टा जो है आपका ये कर्नाटक में है, ठीक। तो 2 और 3 गलत, 1 और 4 हमारे सही हैं। 2 यहाँ पर सही होंगे, देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 2 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मुगल कालीन इंडो फारसी स्रोतों को निम्नलिखित में किसान निर्दिष्ट हैं, रैयत, आसामी, कुर्रम, मजूर। तो यहाँ पर देखते हैं रैयत और आसामी का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ढोकर हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शेरे पर्दू तकनीक में मूर्तियां निर्मित की जाती थीं, शेरे पर्दू तकनीक में मूर्तियां निर्मित करी जाती थीं, सही है। बस्तर, मैदानपुर, मध्य प्रदेश कुछ भाग इसके केंद्र हैं, ये भी सही है। इसे जीआई टैग दिया गया है, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है 86, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार, दूरसंचार, शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य, वित्तीय स्वास्थ्य, मुद्रा प्रणाली, तेल और गैस कितने आधिकारिक संरचना में शामिल हैं। तो आधिकारिक संरचना में ये सभी शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सभी जाने जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87, देखते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, विधेयक को प्रारूप तैयार करने में विधि मंत्रालय और महान्यायवादी का परामर्श लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक, दूसरी बात अगर बात करते हैं, इसमें विधेयक के प्रथम वाचन में विस्तृत चर्चा की जाती है, प्रथम वाचन में विस्तृत चर्चा नहीं की जाती है मित्रों। प्रथम वाचन की अगर हम बात करें, महोदय मैं विधेयक पेश करता हूँ, ये प्रथम वाचन के तौर पर बात की जाती है। ये बात क्या है, एक दिन में कितने भी विधेयक पेश किए जा सकते हैं, नहीं, एक दिन में विधेयक पेश करने की संख्या होती है। यदि विधेयक प्रस्ताव में है तो एक दिन में विधेयक सभापति की अनुमति से एक दिन में कितने विधेयक पेश किए जाते हैं, इस पर रोक न होने के कारण कोई मंत्री चाहे जितने विधेयक पेश कर सकता है। ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरी, तो कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही नहीं, यानी एक कथन सही नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है विचार, बैंकों के लिए अनिवार्यता प्रदान मुद्रा सृजन सीमा के रूप में कार्य करती है, सही है। मुद्रा गुणक नगद कोष अनुपात में सह अनुपात संबंध, ये बात गलत है, कौन सा, ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति कितनी सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन है, कितनी सेवाएं शामिल हैं। तो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन ये प्राथमिक सेक्टर है, विनिर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति, खनन और उत्खनन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन ये आपके प्राइमरी हैं, जबकि ये आपके सेकेंडरी हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी कौन कौन से हैं, ये है प्राइमरी और पहला वाला प्राइमरी है, ठीक है। पहला ये प्राइमरी है आपका प्राइमरी सेक्टर, और ये प्राथमिक सेक्टर, ये दोनों प्राथमिक सेक्टर नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90, अक्सर समाचारों में दिखने वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक कंटीजेंट रिजर्व मैनेजमेंट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ब्रिक्स, संघाई सहयोग, अक्टाड और यूनेस्को। तो ये है आपका ब्रिक्स का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, सही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, बैंक खातों में इसके आधार स्तंभ में, ये भी सही, दोनों बातें सही, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निर्वाचित निकाय स्वरूप लॉर्ड रिपन के काल के अस्तित्व में आया, मतदान में पंजीकृत व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है, चुनाव संपन्न जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग की है। तो ये तीनों बातों में से कौन सी बातें सही हैं, निर्वाचन आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग की नहीं है, राज्य चुनाव आयोग की है, ये बात गलत है। बाकी ये जो बातें और की गई हैं वो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या है 93, इसे समझते हैं।
1940 में अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित बताइए। युद्ध परामर्श राष्ट्रीय परिषद का गठन करना, ठीक है, ओके, ठीक। युद्धोपरांत पर राष्ट्रीय सरकार का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर युद्ध परामर्श परिषद का गठन, ये बात सही है। राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात इसमें नहीं की गई थी, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ये दोनों बातें गलत हैं, केवल एक सही ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा यरवदा जेल में आमरण अनशन किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड द्वारा विभिन्न संप्रदायों दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई। इनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो ये द्वितीय गोलमेज में ऐसा नहीं हुआ था, जबकि पहली बात बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या है? हाल ही में खबरों में रहा गेल्डी लॉक्स पेमेंट मूवमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, न तो अत्यधिक मुद्रास्फीति, जीडीपी की वृद्धि, जलवायु परिवर्तन हेतु सतत उपलब्धता, रिजर्व बैंक द्वारा मध्यम कर, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ना तो अत्यधिक मुद्रास्फीति और ना ही अत्यधिक जीडीपी वृद्धि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रवर्तक मिर्जा मोहम्मद गुलाम अहमद थे, ठीक है, गुलाम अहमद साहब, ठीक। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना था। 1857 में ब्रिटिश विरोध भावनाओं का प्रसार किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो बातें वहाबी आंदोलन से संबंधित हैं, तो इसके प्रवर्तक के बारे में बात करें तो 19 शताब्दी में इसके प्रवर्तक बरेली के सर सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे, न कि मिर्जा गुलाम अहमद। पहला गलत। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में वास्तविक तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, नहीं दरुल हर्ब यानी पारंपरिक बात की बात इसमें नहीं की गई थी। इसमें पारंपरिक दृष्टिकोण को अपनाया गया था, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को प्रसार किया था। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कितनी संस्थाओं की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन के दौरान यदि हम संस्थाओं के बारे में बात करें तो बनारस हिंदू 1916 में किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में की गई थी, ठीक, ये सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में बात करें तो 1921-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। और जामिया इस्लामिया के बारे में बात करें तो ये आप दोनों सही हैं, बल्कि ये और ये गलत हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है? 98 समाचार पत्र का सह संपादक सोम प्रकाश कौन है? इसको देखिए, सोम प्रकाश जो हैं वो आपके कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सही है। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, ये भी सही है। ज्ञान प्रदायिनी सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें ज्ञान प्रदायिनी के लक्षण नवीन चंद्र रॉय हैं, कौन है? नवीन चंद्र रॉय, ये गलत हो जाएगी। हिंदी प्रदीप के बारे में बात करें तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, ये बात सही है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 99? उसे देखते हैं मित्रों। 99 कह रहा है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य अंतरिम सरकार के गठन करना था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था, अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान का गठन का प्रावधान था। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, जबकि हमें इसमें गलत ढूंढना था, तो कोई भी बात यहाँ गलत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 900 पर। क्या है? मिहिर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मिहिर मिशन संदर्भ में है इस कौशल विकास के उद्यमशीलता मंत्रालय ने आरंभ किया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य मानव संसाधन, नवीन प्रौद्योगिकी, स्वदेशी अनुसंधान है। तो माहिर के बारे में बात करें तो ये है मिशन ऑफ एडवांटेज और हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये विद्युत किसके द्वारा? विद्युत एवं मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। पहला गलत, मानव संसाधन नवीनतम प्रौद्योगिकी, इसका मिशन का उद्देश्य है नवीनतम प्रौद्योगिकी को स्वदेशी अनुसंधान में विकास कर उसे मानव विकास में करना। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी जो है वो हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृति आईएएस संस्थान का आईएएस यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए पहला पेपर सॉल्व किया है। शेष पेपर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और इसके साथ ही सिनेरियो आईएएस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिस पर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सीरीज़ के तौर पर टॉप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट वाइज। आप उसको ज़रूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।